तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम रीसेंट हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग और हैरान कर देने वाले कॉर्पोरेट डाउनफॉल्स में से एक को डीकोड करने वाले हैं। एक ऐसी कंपनी का सफर जो देखते ही देखते लगभग हर हिंदुस्तानी घर का हिस्सा बन गई थी और फिर उतनी ही तेजी से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जरा सोचिए, आखिर कैसे एक $22 बिलियन का मैसिव एडटेक जायंट, जिसकी शुरुआत एक बेहद सच्चे और नेक एजुकेशनल मिशन के साथ हुई थी, इतनी तेजी से अपनी 99% वैल्यू खो देता है। इस पूरे फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल चक्रव्यूह को ठीक से समझने के लिए हमें इस कहानी के बिल्कुल शुरुआती दौर में जाना होगा। कहानी का पहला हिस्सा जो शुरू होता है एक स्टेडियम से, अ स्टेडियम फुल ऑफ स्टूडेंट्स। इस बड़े कॉर्पोरेट एम्पायर की शुरुआत किसी आलीशान एसी बोर्डरूम में नहीं हुई थी, बल्कि एक मैथ टीचर के प्योर पैशन और जुनून से हुई थी। बायजू रविंद्रन का सफर देखिए। साल 2000 में एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनने से लेकर 2001 में एक शिपिंग फर्म में नौकरी करने तक उनकी जिंदगी बिल्कुल आम थी। लेकिन कहानी में टर्निंग पॉइंट आया साल 2003 में। अपने दोस्तों की मदद करते हुए उन्होंने कैट एग्जाम दिया और सीधा 100 परसेंटाइल स्कोर किया, वो भी एक बार नहीं, बाद में दोबारा भी। उनका मैथमेटिक्स सिखाने का तरीका इतना अलग और प्रैक्टिकल था कि 2006 में उनकी पहली ऑफिशियल क्लास शुरू हुई। और दोस्तों, ये क्लासेस इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि देखते ही देखते उन्हें 1200 बच्चों से भरे ऑडिटोरियम और फिर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पढ़ाना पड़ा। पढ़ाने के इस शौक को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए उन्होंने 2009 में VSAT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी इन क्लासेस को डिजिटाइज करना शुरू किया। एक शिपिंग फर्म के एम्प्लॉय से एक स्टेडियम के एजुकेटर बनने का यह सफर वाकई में बेमिसाल था। 90% यानी 90%। ये नंबर सुनने में शायद आम लगे, लेकिन बिजनेस के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। उनकी शुरुआती स्टेडियम क्लासेस दरअसल एक फ्रीमियम मॉडल पर चलती थीं। मतलब पहली क्लास बिल्कुल फ्री होती थी और आगे की क्लासेस पेड। उनका पढ़ाने का तरीका बच्चों को इतना पसंद आता था कि उस समय हर 10 में से 9 बच्चे उनकी पेड क्लास के लिए एनरोल कर लेते थे। ये एक बेहद शानदार और ऑर्गेनिक कन्वर्जन रेट था। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही ऑर्गेनिक ग्रोथ आगे चलकर कंपनी के डेस्परेशन और एग्रेसिव टैक्टिक्स में बदल गई। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला फेज, बिल्डिंग द $1 बिलियन ऐप। स्टेडियम्स भरे जा चुके थे, पर अब वक्त था देश के करोड़ों बच्चों तक पहुंचने का। एक फिजिकल क्लास से एक हाईली स्केलेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का समय आ गया था। 2011 में इनकी कंपनी का ओरिजिनल नाम थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर हुआ और 2015 में इनका ऐप मार्केट में लॉन्च हो गया। इनके फाउंडर्स ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई में तभी लगेगा जब कंटेंट किसी वीडियो गेम या मूवी जितना ही एंगेजिंग हो। इसलिए सिर्फ टीचर्स ही नहीं, बल्कि 3D डिजाइनर्स और प्रोफेशनल म्यूजिशियंस को भी हायर किया गया ताकि एजुकेशन को पूरी तरह से गेमिफाई किया जा सके। और जिन बच्चों के पास अच्छा इंटरनेट नहीं था, उनके लिए उन्होंने टैबलेट्स और SD कार्ड्स में प्रीलोडेड कोर्सेज बेचने शुरू किए। इस टॉप लेवल की प्रोडक्शन क्वालिटी ने शुरुआत में ही सिक्वोया और मार्क जुकरबर्ग ऑर्गेनाइजेशन जैसे बड़े वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जब इतनी मैसिव फंडिंग आती है तो चीजें बदलने लगती हैं। आइए देखते हैं दी अग्रेसिव सेल्स मशीन। करोड़ों डॉलर्स की फंडिंग आने के बाद कंपनी का फोकस एजुकेशन से शिफ्ट होकर मैट्रिक्स, नंबर्स और अग्रेसिव टारगेट्स पर चला गया। इनका सेल्स का तरीका कोई नॉर्मल पिच नहीं था, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजिकल सेल्स फनल था जो पेरेंट्स पर अप्लाई किया जाता था। शुरुआत होती थी बच्चों के घर पर आकर एक इन पर्सन काउंसलिंग सेशन से। उसके बाद सेल्समैन बच्चे से जानबूझकर एक ऐसा सवाल पूछता था जिसका जवाब शायद ही कोई बच्चा दे पाए। जब बच्चा अटक जाता तो उसको टैबलेट पर एक हाई क्वालिटी एक्सप्लेनर वीडियो दिखाया जाता। फिर शुरू होता था असल खेल। सेल्समैन पेरेंट्स के मन में डर और गिल्ट पैदा करता था कि उनका बच्चा पीछे छूट रहा है, और आखिर में चलाया जाता था ब्रह्मास्त्र। उसी सिखाए गए टॉपिक पर बच्चे से दोबारा सवाल पूछकर उसका इंस्टेंट इंप्रूवमेंट दिखाया जाता। ये एक ऐसी ट्रिक थी जिससे पेरेंट्स पूरी तरह इंप्रेस होकर तुरंत प्रोडक्ट खरीद लेते थे। इनकी ऑपरेशंस कितनी अग्रेसिव हो चुकी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सेल्समैन सीधे पेरेंट्स की आंखों में देखकर कहते थे, अगर आपका बच्चा इतने बेसिक कॉन्सेप्ट का जवाब नहीं दे पा रहा तो आगे चलकर बोर्ड एग्जाम्स में कैसा परफॉर्म करेगा। ये एक बहुत ही टारगेटेड वार था पेरेंट्स के डर पर। कंपनी इस गिल्ट इंड्यूसिंग टैक्टिक का खुलकर इस्तेमाल कर रही थी अपनी सेल्स और अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए। इसके बाद आता है एक ऐसा दौर जिसने सब कुछ बदल दिया, द पैंडेमिक फंडिंग फ्रेंजी।
साल 2020 में एक ऐसी ग्लोबल घटना हुई जिसने इस पूरी इंडस्ट्री की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। कोविड-19 लॉकडाउन्स। जब स्कूल्स पूरी तरह बंद थे तो इन्वेस्टर्स के अंदर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा हो गया। डेटा पर नजर डालिए। 2019 में जहां इंडियन एडटेक सेक्टर की टोटल फंडिंग करीब $429 मिलियन थी, वो 2020 में बढ़कर सीधे $2,220 मिलियन हो गई और 2021 में तो ये आंकड़ा $4,165 मिलियन को छू गया। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, इस पूरे देश भर के एडटेक फंड में से लगभग आधा पैसा अकेले इसी एक कंपनी के पास गया था। जब इतना सारा कैपिटल एक साथ आता है तो एक एक्विजिशन स्प्री शुरू हो जाती है। इन्होंने प्रैक्टिकली दूसरे स्टार्टअप्स को हायर प्राइसेस पर खरीदना शुरू कर दिया। कोडिंग सिखाने वाली कंपनी व्हाइट हैट जूनियर को $300 मिलियन में लिया। यूएस मार्केट में जगह बनाने के लिए एपिक को एक्वायर किया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली खबर तब आई जब एक 33 साल पुराने ऑफलाइन कोचिंग जाइंट आकाश इंस्टीट्यूट को $1 बिलियन में एक्वायर किया गया। इस एग्रेसिव एक्सपेंशन को फंड करने के लिए कंपनी ने $1.2 बिलियन का एक मैसिव लोन भी उठा लिया। और इन सारी आक्रामक स्ट्रैटेजीज और एंडलेस इन्वेस्टमेंट्स का आखिरी नतीजा क्या निकला? $22 बिलियन, 22 बिलियन। मार्च 2022 तक आते आते 58,000 एम्प्लॉइज के मैसिव वर्कफोर्स के साथ इस कंपनी की वैल्यूएशन अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच चुकी थी। एक स्टार्टअप के रूप में ये एक ऐतिहासिक वैल्यूएशन थी। लेकिन कहते हैं ना, पहाड़ की चोटी पर हवा पतली होती है और वहां से सीधे जमीन पर गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और यहीं से शुरू होता है अगला और आखिरी चैप्टर, द ट्रैजिक डाउनफॉल। जैसे ही पैंडेमिक का असर खत्म हुआ और दुनिया वापस नॉर्मल होने लगी, इस बिजनेस मॉडल की कड़वी हकीकत सामने आने लगी। अपनी सेल्स टीम पर एक्सट्रीम प्रेशर डाला गया। 14-14 घंटे की एग्जॉस्टिंग शिफ्ट्स होने लगी, बिना सेल्स क्लोज किए लंच ब्रेक्स ना मिलना और हर हफ्ते $1.5 लाख का सेल्स टारगेट पूरा करने का दबाव। 2022 में एक नया बेहद सख्त रूल लागू किया गया कि अगर कोई सेल्समैन अपना 50% टारगेट भी पूरा नहीं करता तो उससे बिना किसी वार्निंग के तुरंत फायर कर दिया जाएगा। इस डर और प्रेशर की वजह से लगातार मिस सेलिंग और फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के केसेस तेजी से बढ़ने लगे। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह था कि इन सारी एग्रेसिव सेल्स के बावजूद एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी अंदर से तबाह हो चुकी थी। इस सिंपल मैथ को ध्यान से समझिए। एक सेल्समैन महीने में एवरेज 2.76 लाख की ग्रॉस सेल्स ला रहा था, लेकिन सब्सक्रिप्शन कैंसिलेशंस और रिटर्न्स निकालने के बाद नेट रेवेन्यू लगभग 1.6 लाख ही बचता था। उसमें से अगर हम मार्केटिंग और प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल दें तो मार्जिन बचा सिर्फ 57,000 रुपए। और बात यहां खत्म नहीं होती। इस 57,000 में से अभी ऑफिस का भारी भरकम रेंट, मैनेजर्स की सैलरी और हजारों बाकी ओवरहेड्स को माइनस करना बाकी था। इस पूरे मैथ का सीधा सा मतलब था कि हर एक नई सेल पर प्रॉफिट कमाने की बजाय एक्चुअली मैसिव लॉसेस झेले जा रहे थे। ये सारे हिडन लॉसेस पूरी दुनिया के सामने अचानक तब खुले जब लेट 2022 में इनकी फाइनेंशियल ईयर 21 की अर्निंग्स रिपोर्ट फाइनली लॉन्च हुई। 4,564 करोड़ रुपए का विशाल नुकसान। अगर हम इस बड़े नुकसान को दिनों में बांटकर देखें तो इसका सीधा सा अर्थ था कि कंपनी हर रोज करीब 12.5 करोड़ रुपए जला रही थी। एक $22 बिलियन के जाइंट वैल्यूएशन के पीछे एक लगातार खोखला हो रहा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर छुपा था। और उस अर्निंग्स रिपोर्ट में सबसे बड़ा पर्दाफाश रेवेन्यू सोर्सेज को लेकर हुआ। जो कंपनी पिछले कई सालों से खुद को देश की सबसे बड़ी एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी एडटेक कंपनी और ऑनलाइन लर्निंग जायंट बता रही थी, उसकी कमाई का जरिया ही कुछ और था। उनका 80% रेवेन्यू एक्चुअल एजुकेशन स्ट्रीमिंग या कोर्स फीस से नहीं आ रहा था, बल्कि टैबलेट्स और एसडी कार्ड्स बेचने से आ रहा था। सिर्फ 20% रेवेन्यू डिजिटल कोर्सेज से था। इन नंबर्स ने सफेद झूठ को सामने ला दिया कि ये बेसिकली एक हार्डवेयर या टैबलेट बेचने वाली कंपनी बन चुकी थी, ना कि एक ट्रू ई लर्निंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। जैसे ही सबको पता चला कि लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन क्लासेस बेहतर हैं, पूरा का पूरा मॉडल बिखर गया और यहां से द कैस्केडिंग कोलैप्स शुरू हो गया। इन्वेस्टर्स और वीसीज ने एक भी नया पैसा देना बंद कर दिया। जिन यूएस बेस्ड कंपनी से इन्होंने $1.2 बिलियन का ह्यूज लोन लिया था, उन्होंने टर्म्स वायलेट होने पर सीधा लॉसूट ठोक दिया। हिंदुस्तान में एमसीए और ईडी ने फाइनेंशियल और फीमा रूल्स के वायलेशन की बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सिर्फ जिंदा रहने के लिए कंपनी की वर्कफोर्स को बेरहमी से लगातार स्लैश किया गया। 58,000 एम्प्लॉइज से सीधा 25,000 के भी नीचे। और मजबूरी इस हद तक आ गई थी कि जो एपिक इन्होंने $1 बिलियन में खरीदी थी, उसे तुरंत $500 मिलियन के मैसिव नेट नुकसान पर बेचने का ऐलान किया गया।
एक के बाद एक आए इन सारे लीगल, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल झटकों ने पूरे एम्पायर को मिट्टी में मिला दिया। जनवरी 2024 में वैल्यूएशन गिरकर सिर्फ $225 मिलियन रह गई। जो कंपनी कभी $22 बिलियन के पहाड़ पर बैठी थी, उसका करीब 99% हिस्सा वाइप आउट हो गया। अगर हम रुपीस में बात करें तो यह करीब 1,80,000 करोड़ रुपए का सीधा वेल्थ डिस्ट्रक्शन था। आज के वक्त में उनके ज्यादातर ऑफलाइन सेंटर्स ठीक से चल नहीं पाए हैं और जो कंपनीज उन्होंने एक्वायर की थी वो लगातार लॉस में चल रही हैं। चेजिंग द एडिक्शन ऑफ वैल्यूएशन ओवर द कोर मिशन ऑफ एजुकेशन। एक टीचर जिसने शुरुआत एक स्टेडियम में बच्चों को पैशन के साथ कंसेप्चुअल मैथ पढ़ाने के जज्बे से की थी, उसका रास्ता आखिर कहां भटक गया। जैसे जैसे फंडिंग की नदी बहती गई, असली मकसद यानी बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना बहुत पीछे छूट गया और उसकी जगह ले ली सिर्फ अपने नंबर्स बढ़ाने, सेल्स टारगेट्स मीट करने और वैल्यूएशन को किसी भी कीमत पर ऊपर रखने की एडिक्शन ने। यही वो अनचेक्ड एम्बिशन थी जो इस फॉल की सबसे बड़ी वजह बनी। तो इन सभी बातों को समझने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, एक बिजनेस को कितना बड़ा बनने की चाह में अपने जमीनी मकसद और मॉरल बाउंड्रीज को भूल जाना चाहिए। और जब बात एजुकेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक की हो तो इस बिजनेस गेम की अल्टीमेट कीमत आखिर कौन चुकाता है? इन्हीं जरूरी सवालों के साथ इस विश्लेषण को आज यहीं रोकते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।